नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग रेलवे की स्पेशल क्लास चला रहे हैं। इस रेलवे स्पेशल क्लास में आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें दिए गए आज के सभी प्रश्न आरआरसी बिलासपुर 2017 के एग्ज़ाम पेपर से लिए गए हैं और इन सभी प्रश्नों को हम व्याख्या के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास भी चल रही है, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2020 तक की हमने करंट अफेयर प्रश्नों के माध्यम से समाप्त कर ली है और आगे भी करंट अफेयर्स की क्लास जारी रहेगी। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना 1960 में देहरादून में की गई थी। वन अनुसंधान केंद्र भी देहरादून में ही स्थित है। तो दोनों बातें याद रखिएगा, पेट्रोलियम संस्थान और वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित हैं। आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली में स्थित है, जिसे पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। और केंद्रीय सड़क का अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पर्यावरण पारिस्थितिकी नई दिल्ली में स्थित है, जबकि पर्यावरण प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। और राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। तो ये कुछ केंद्रीय अनुसंधान संस्थान हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनके विषय में पूछे जाते हैं, तो ये सभी याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्राचीन भारत से लिया गया है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित है। मोहनजोदड़ो, चंद्रहूदड़ो एवं कोटदीजी यह सभी सिंधु नदी के किनारे अर्थात सिंध क्षेत्र में बसे हुए हैं। सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक विकसित कुओं का साक्ष्य घरों से मिला है, यानी कि सर्वाधिक विकसित कुएं जितने भी आधुनिक कुएं हैं, आधुनिक नहीं कह सकते, विकसित कुएं ही कहेंगे, जिनका साक्ष्य है वह मोहनजोदड़ो से मिला है। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य और देख लेते हैं, जैसे कि गुजरात के लोथल से पंचतंत्र की लोमड़ी का साक्ष्य, गोदीवाड़ा बंदरगाह, रंगाई कुंड, अग्निकुंड आदि के साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है वह राजस्थान के कालीबंगा से मिला है। और जबकि कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनके विषय में हमने इस प्रश्न में देखा। इन सभी को याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पर अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आधुनिक भारत से कि भारत में ब्रिटिश शासन काल का अंतिम गवर्नर कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतिम गवर्नर ब्रिटिश शासन काल का लॉर्ड माउंटबेटन है। 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को आज़ादी देने की घोषणा की थी। यह आज़ादी की जो घोषणा है वह रेडियो के माध्यम से की गई थी। आज़ादी देने की इस प्रक्रिया के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। आगे देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने प्लान बाल्कनी योजना दी थी, जिसके तहत भारत के बाल्कन देशों की तरह विभाजन करने का फैसला किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लान है जो लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। एक तो प्लान बाल्कनी हो गया। इसके अलावा 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना अथवा डिक्की बर्ड योजना दी थी। तो इसके विषय में भी याद रखिएगा। और इसी 3 जून 1947 को ही रेड क्लिफ आयोजन का भी गठन किया गया था भारत के विभाजन के लिए। इसी रेड क्लिफ आयोग के द्वारा ही सीमा रेखा तय की गई है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के मध्य, जिसे रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि भी दी थी, यानी वन मैन आर्मी की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन पर आधारित कुछ तथ्य पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन के माध्यम से पूरे प्रश्न के टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न मध्यकालीन भारत पर आधारित है।
दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक कौन है जिसने अपने राज्य के खर्चे पर हज यात्रा का संचालन किया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है तुगलक वंश का, जिसे फ़िरोज़ शाह तुगलक के नाम से जाना जाता है। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ही अपने राज्य के खर्चे पर हज यात्रा का संचालन किया था। फ़िरोज़ शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसको सल्तनत युग यानी दिल्ली सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। सिंचाई कर लगाने वाला पहला शासक भी यही था। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ही ताश घड़ियाल नामक जल घड़ी बनवाई थी। तो याद रखिएगा, जल घड़ी का निर्माण कराया था, उसका नाम क्या था? ताश घड़ियाल। इसने अपने राज्य में लगाए जाने वाले सभी 24 करों को समाप्त कर 4 मान्यता प्राप्त कर जारी किए। इन करों में जजिया, ज़कात, खराज और खुम्स नाम के ये 4 कर शामिल हैं। तो ये 4 कर कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, जजिया, ज़कात, खराज और खुम्स। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी हैं इसके विषय में। दीवाने बंदरगान यानी दास विभाग, दारुल शिफा यानी निःशुल्क चिकित्सालय, रोजगार दफ्तर, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी इसके द्वारा की गई थी। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD जैसे आज के समय में है, उसी प्रकार का विभाग इसने इस तरह के विभाग की स्थापना की थी। कह सकते हैं कि PWD विभाग का जो सर्वप्रथम स्थापना है वह फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा की गई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्य के अत्यंत निकट का ग्रह कौन सा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। सूर्य के निकट का जो ग्रह है वह बुध ग्रह यानी कि सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह बुध ग्रह कहलाता है। और सर्वाधिक छोटा ग्रह भी बुध ग्रह ही है। बुध सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। तो यह बात भी याद रखिएगा। जबकि पृथ्वी 365 से 366 दिन लगाती है। इसके विषय में तो आप सभी को पता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और देख लेते हैं। सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह वरुण है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है, सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है। और इसके अलावा सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह जो है वह शुक्र को माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी के समान आकार एवं बनावटी वाला ग्रह भी माना जाता है। कई बार प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है परीक्षाओं में कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, याद रखिएगा। और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक पानी इस ग्रह पे पाया जाता है, इस वजह से नीला ग्रह इसको बोला जाता है। जबकि लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते, यह भी याद रखिएगा। उपग्रह वही होते जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उन्हें उनका उपग्रह कहा जाता है। और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं हैं। अगला प्रश्न बंदरगाहों से संबंधित है कि मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कई जगह से मर्मुगाई बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम मर्मुगाई भी कहीं लिखा हुआ है। तो मोरमुगाओ जो बंदरगाह है वह गोवा में स्थित है। यह गोवा में प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है और जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि मोरमुगाओ बंदरगाह किस मुहाने पर स्थित है? तो याद रखिएगा, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। गोवा से प्राप्त होने वाला लोह अयस्क यहीं से ईरान को निर्यात किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और बंदरगाहों पर स्पेशल मैंने ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज़ है उसमें एक स्पेशल वीडियो दी है बंदरगाहों पर आधारित, जिसमें सभी बंदरगाहों को हमने प्रश्नों के माध्यम से कवर किया है। अभी तक जितने भी बंदरगाहों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं या उनके आने की संभावनाएं हैं, वह एक 10 से 12 मिनट की वीडियो में मैंने सभी प्रश्नों के माध्यम से कवर किए हैं। तो उसको आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात कौन सी होती है? तो देखिए इस प्रश्न में देखते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो है वह 21 जून होता है। और हमारा भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत में 21 जून का जो दिन है वह सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी होती है। जाहिर सी बात है, अगर दिन लंबा होगा तो रात छोटी ही होगी। जबकि पृथ्वी पर
दिन रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं, यानी कि बराबर का दिन और बराबर की रात होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो इस प्रश्न को घुमा के कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी रात उत्तरी गोलार्ध में या भारत में कौन सा होता है। तो सबसे छोटी रात भी 21 जून की, सबसे लंबा दिन भी 21 जून का, और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन बराबर होते हैं। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान पर आधारित है। संसदीय व्यय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो संसदीय व्यय को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे कैग भी कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 में है। देखिए और क्या दिया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षण अथवा लेखा विभाग का प्रमुख होता है। तो जितना भी लेखा जोखा होता है, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वे सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। यह लेखा विभाग का प्रमुख होता है। केंद्र सरकार का लेखा जोखा राष्ट्रपति को इसके द्वारा ही सौंपा जाता है, यानी कि केंद्र सरकार का जो भी आय और व्यय का लेखा जोखा होता है वह राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। तो राज्यसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड में स्थित है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला उद्यान है। इसकी स्थापना 1973 में शुरू की गई, यानी कि इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसे हेली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क। और यहीं पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, यानी कि टाइगर संरक्षण के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। याद रखिएगा इसके विषय में। देखते हैं आगे। इसके अलावा फूलों की घाटी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, यह सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। और इसके अलावा दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, हेमेसाई राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली, ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमेसाई है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और एक ये भी है राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके विषय में प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई बब्बर शेरों के लिए यह उद्यान जाना जाता है। और इसके अलावा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके विषय में भी याद रखिएगा। वीडियो का अंतिम प्रश्न साइंस पर आधारित है, यानी विज्ञान पर। तो शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस टॉपिक को हम प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। तो शरीर की पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, जिसे पीयूष ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम पीयूष ग्रंथि है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि अथवा पीयूष ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, यानी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर में वृद्धि करने का कार्य करती है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को वृद्धि हार्मोन यानी एसटीएच कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि मटर के दाने के आकार की होती है, जबकि इसका वजन 0.5 से 0.6 तक होता है। यह ग्रंथि लिंग निर्धारण का कार्य भी करती है, यानी लिंग निर्धारित करती है यह ग्रंथि कि स्त्री या पुरुष जो होने वाला बच्चा है वह लड़का होगा या लड़की। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं इस पिट्यूटरी ग्रंथि के। तो इसी के साथ हम इन 10 प्रश्नों को समाप्त करते हैं, जिन्हें हमने डिस्क्रिप्शन के माध्यम से जाना। इस प्रकार के प्रश्न ही अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।